हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका आपके इस यूट्यूब चैनल ओ माई मैथ्स पर। मैं हूं सचिन मिश्रा, आपका दोस्त एंड होस्ट। दोस्तों, मैट्रिक्स सेक्शन के इस न्यू वीडियो में मैं आपको कुछ यूजफुल थ्योरम्स और उनके स्टेटमेंट्स बताने वाला हूं, जिससे आपको किसी भी एंट्रेंस एग्जाम में आने वाले मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस को करना बहुत आसान हो जाएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो पहली थ्योरम जो है स्टूडेंट्स, वो क्या है? जीरो इज द कैरेक्टरिस्टिक रूट ऑफ or the eigenvalue of a matrix if and only if the matrix is singular। क्या बोल रहा है यहाँ पे कि मैट्रिक्स कैसी होनी चाहिए? सिंगुलर मैट्रिक्स होगी दोस्तों, तब ही ये पॉसिबल हो सकता है कि जीरो इसका कैरेक्टरिस्टिक रूट हो। और क्योंकि यहाँ पर इफ एंड ओनली इफ लिखा है, इसका मतलब ये है कि ये कंडीशन जो है फ्रेंड्स रिवर्सिबल है। इट मींस कि अगर मैट्रिसेस मैट्रिक्स कोई दी है वो सिंगुलर है, और मैंने यहाँ पर आप देख सकते हैं लिखा है सिंगुलर और नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स में डिफरेंस क्या होता है। किसी भी मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट अगर जीरो है इट मींस वो सिंगुलर है, और अगर वो मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट जीरो नहीं है इट मींस वो नॉन सिंगुलर है। तो अगर मैंने दोस्तों ये कहा आपको कि ये इफ एंड ओनली इफ की कंडीशन यानी रिवर्सिबल कंडीशन है, इट मींस कि अगर डिटरमिनेंट ऑफ ए जीरो है तो इसकी वन ऑफ द आइगन वैल्यूज क्या होगी? जीरो होगी। और वन ऑफ द आइगन वैल्यू अगर जीरो है तो इसका डिटरमिनेंट भी जीरो होगा। यानी अगर आइगन वैल्यू जीरो है इट मींस कि मैट्रिक्स सिंगुलर है, और मैट्रिक्स सिंगुलर है इट मींस कि आइगन वैल्यू जीरो होगी। ओके, तो ये हमारा स्टेटमेंट का जो थ्योरम है वो इस स्टेटमेंट को वेरीफाई करती है। ठीक है, अब क्वेश्चन क्या आएगा? आपको एक क्वेश्चन इस तरीके से दे देंगे कि मान लो कोई मैट्रिक्स दिए ए, और दे देंगे इसकी आइगन वैल्यूज 0, 2 एंड 3 है। ठीक है, इसके बाद ऑप्शन लिखा होगा ए ऑप्शन, और कहेंगे विच वन ऑफ देम इज ट्रू। ए इज इक्वल टू जीरो, ए नॉट इक्वल टू जीरो, ठीक है, और बोथ और नन ऑफ दिस। ठीक है, या फिर इस तरीके से दे दें कि सिंगुलर, नॉन सिंगुलर, नन ऑफ दिस और बोथ। तो ऐसे में आपको पता है क्योंकि एक आइगन वैल्यू कोई एक जीरो मिल रही है तो इट मींस कि क्या होगा? ये जीरो यानी कि सिंगुलर हो जाएगा। ओके स्टूडेंट्स, तो दोस्तों इस तरीके से हम इसका यूज कर सकते हैं। अब अदरवाइज आप अगर आपको ये स्टेटमेंट और ये थ्योरम नहीं पता है, इसका यूज और एप्लीकेशन नहीं पता है, तो आप क्या करेंगे? आप डिटर्मिनेंट तक जाएंगे, उसको सॉल्व करेंगे और निकाल करके देखेंगे क्या है। लेकिन मैं आप डिटर्मिनेंट भी कब निकालेंगे? सपोज आपको कोई एंट्रीज दी होंगी मैट्रिसेस के, तभी तो आप डिटरमिनेंट भी चेक कर पाएंगे कि सिंगुलर है या नॉन सिंगुलर है। अब वहां पर डायरेक्टली एक मैट्रिक्स की सिर्फ और सिर्फ आइगन वैल्यूज दे दी हैं आपको इस तरीके से, तो फिर आप इसमें कैसे क्या चेक करेंगे, राइट? तो इसको चेक करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा कि जब यहाँ पर एंट्रीज ही नहीं दी है तो आप डायरेक्टली इस थ्योरम का यूज कर सकते हैं, इस स्टेटमेंट का यूज करके अपने आंसर को कर सकते हैं। तो अगर किसी मैट्रिक्स की कोई एक आइगन वैल्यू जीरो आती है, कैरेक्टरिस्टिक रूट जीरो आ रहा है, इट मींस कि वो मैट्रिक्स ऐसी है, सिंगुलर है। ठीक है, और इफ एंड ओनली इफ की कंडीशन है। सो फ्रेंड्स, नेक्स्ट कंडीशन पे आते हैं और नेक्स्ट स्टेटमेंट को देखते हैं क्या है। द कैरेक्टरिस्टिक रूट्स और the eigenvalues of a triangular matrix is just the diagonal elements। ट्रायंगुलर मैट्रिक्स से मतलब ये है दोस्तों अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स एंड लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। ठीक है, ये अपर और लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स अगर आप नहीं जानते हैं तो आप मेरा पहला लेक्चर देख सकते हैं मैट्रिक्स सेक्शन का, वहां पर मैंने पहले या दूसरे लेक्चर में ये सब चीजें बताई हुई हैं। अब वहां से जाके इसे समझ सकते हैं। अब अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स या लोअर ट्रायंगुलर, यहाँ पर सिर्फ ट्रायंगुलर लिखा है। ट्रायंगुलर का मतलब या तो चाहे वो अपर ट्रायंगुलर हो या फिर कोई मैट्रिक्स लोअर ट्रायंगुलर हो, तो उसकी आइगन वैल्यूज आपको फाइंड करने की जरूरत नहीं है। जो भी डायगोनल एलिमेंट हैं डायरेक्टली आप उन्हें ही आइगन वैल्यूज कर सकते हैं। जैसे कि यहाँ पर है 1, 3 एंड 4, या यहाँ पर है 1, 2 एंड -1। ठीक है, तो कुछ भी सॉल्व करने की जरूरत नहीं है। आप डायरेक्टली क्या कहेंगे? आइगन वैल्यूज आर 1, 3 एंड 4, 1, 2 एंड -1। अब इसके अलावा एक और पॉसिबिलिटी बनती है। पॉसिबिलिटी ये है कि जरूरी नहीं कि वो आपको एग्जाम में अपर ट्रायंगुलर या लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स बना करके दे देंगे। हो सकता है वो सिंपल सी एक मैट्रिक्स दें, ठीक है, उसमें कुछ एलिमेंट्स हो, और आपको ये लग रहा हो कि इस मैट्रिक्स में आप रो ऑपरेशन अप्लाई करके इसे अपर ट्रायंगुलर या लोअर ट्रायंगुलर में कन्वर्ट कर सकते हैं। और दोस्तों जब आप प्रैक्टिस कर लेते हैं ना तो मैट्रिक्स की एंट्रीज देखते ही आपको समझ में आने लग जाता है कि मुझे कौन सा रो ऑपरेशन लगाना है और कौन कौन सी एंट्रीज जीरो हो रही हैं। सो आप क्या कर सकते हैं? कन्वर्ट भी कर सकते हैं अपर ट्रायंगुलर या लोअर ट्रायंगुलर में। और अगर वो कन्वर्ट हो जाती है अपर ट्रायंगुलर और लोअर ट्रायंगुलर में, तो आप बस डायगोनल एलिमेंट उस टाइम पर जो भी होंगे आप उन्हें आइगन वैल्यूज कह देंगे। ठीक है,
तो जरूरी नहीं कि आप ए माइनस लैम्डा आई कैरेक्टरिस्टिक मैट्रिक्स निकालें, फिर कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन निकालें, इसे सॉल्व करें, फिर रूट निकालें। आप किसी मैट्रिक्स को अपर ट्रायंगल या लोअर ट्रायंगल में भी कन्वर्ट करके और उसके डायगोनल एलिमेंट को बता दें कि ये आपके आइगन वैल्यूज है, क्वेश्चन का आंसर सेम ही निकलेगा। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये आपकी दूसरी थ्योरम का स्टेटमेंट हुआ। ठीक है, नेक्स्ट थ्योरम के बारे में बात करते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है दोस्तों, नेक्स्ट थ्योरम या नेक्स्ट स्टेटमेंट आप बोल दीजिए इसे। ट्रेस ऑफ अ स्क्वायर मैट्रिक्स इज इक्वल टू द सम ऑफ ऑल द आइगन वैल्यूज ऑफ द गिवन मैट्रिक्स। ट्रेस ऑफ अ मैट्रिक्स, फर्स्ट ऑफ ऑल आप ये कहेंगे सर ट्रेस ऑफ अ मैट्रिक्स क्या होता है? ट्रेस ऑफ अ मैट्रिक्स होता है सम ऑफ डायगोनल एलिमेंट। कोई भी मैट्रिक्स लिखिए, सपोज मैंने यहाँ पर एक 2x2 की मैट्रिक्स में लिख देता हूँ 1 2 3 4। ठीक है, मैं अगर इसका ट्रेस निकालूं तो ट्रेस कितना होगा 1 + 4 यानी कि 5। 3x3 होगी तो एक और डायगोनल एलिमेंट मिल जाएगा, उसको भी आप सम कर देंगे। तो ट्रेस दोस्तों क्या है? सिंपली द सम ऑफ डायगोनल एलिमेंट। ठीक है, और हमें यहाँ पर और इंफॉर्मेशन क्या मिल रही है एक्स्ट्रा, कि ट्रेस ऑफ अ स्क्वायर मैट्रिक्स इज इक्वल टू द सम ऑफ ऑल द आइगन वैल्यूज ऑफ द गिवन मैट्रिक्स। अगर आपको ट्रेस पता है, और ट्रेस आप पता भी कर सकते हैं, इन्फॉर्म है, आपको मैट्रिक्स दी होगी, आप उसका ट्रेस निकाल सकते हैं। निकालना क्या, आपको सम करना है। तो ये जो ट्रेस होगा ये क्या होगा? λ1 + λ2 + λ3, यानी कि आइगन वैल्यूज का सम ही क्या है दोस्तों? ट्रेस होता है। तो ये दोनों ही चीजें इक्वल होती हैं आपस में। ठीक है, और यहीं पर देखिए मैंने ये चीज समझाई भी हुई है आपको। ट्रेस ऑफ अ मैट्रिक्स इज द सम ऑफ डायगोनल एलिमेंट। उसके बाद मैंने एज एन एग्जांपल यहाँ पर आप देख रहे हैं एक मैट्रिक्स लिखी है जिसके डायगोनल एलिमेंट है 1 4 2। सो ट्रेस ऑफ अ मैट्रिक्स क्या हो जाएगा? 1 + 4 + 2 दैट इज 7। ठीक है, अब सम ऑफ आइगन वैल्यूज अगर मुझे पता करनी, मुझे नहीं पता इसकी आइगन वैल्यूज क्या है। पॉइंट टू बी नोटेड, आई डोंट नो व्हाट आर द आइगन वैल्यूज ऑफ द मैट्रिक्स ए, बट मैं ये बता सकता हूं कि इसकी आइगन वैल्यूज का सम क्या है। λ1 + λ2 + λ3 और इज इक्वल्स टू क्या होगा? 7 होगा। ठीक है, ये हम पता लगा सकते हैं। अब आप ये कहेंगे सर इसका यूज क्या होगा, राइट? तो इसका यूज दोस्तों ऐसे होगा, सपोज आपको यही मैट्रिक्स दी होती। ठीक है, ये मैट्रिक्स दी जो मैंने यहाँ पर लिखा है, और आपको ऑप्शन में मैं सेटअप कर रहा हूं। देखिए अभी आपके सामने मैं एक क्वेश्चन बनाने की कोशिश कर रहा हूं। ऑप्शन में आपको ये दिया है कि ए इज द गिवन मैट्रिक्स, फाइंड द व्हाट इज द व्हिच सेट ऑफ द आइगन वैल्यू इज द करेक्ट आइगन वैल्यू ऑफ द गिवन मैट्रिक्स ए। ये आपको पता लगाना है दोस्तों। और ऑप्शन जो दिए हैं 1 5 1। ठीक है, या मैं इसको कह दूं 2 4 एंड 1, 1 5 6, 2 3 एंड 3, एंड 5 1 एंड 3। ठीक है, मैंने कहा इनमें से कौन सी आइगन वैल्यूज इस मैट्रिक्स की हैं। ठीक है, आपको कुछ नहीं पता। अब आप देखिए कैसे आप इस स्टेटमेंट का यूज करके इस आंसर को कर सकते हैं। आपको ये पता है कि जो सम ऑफ आइगन वैल्यूज होता है वो ट्रेस ऑफ अ मैट्रिक्स होता है। एंड यहाँ पर ट्रेस क्या है? 1 + 4 + 2, यानी 4 + 2 6 एंड +1 7। यानी जो भी आइगन वैल्यूज होंगी दोस्तों इसकी, उसका सम क्या आना चाहिए? उसका सम तो 7 आना चाहिए। मुझे नहीं पता कि आइगन वैल्यूज क्या है, लेकिन मुझे ये जरूर पता है कि यहाँ पर जो भी λ1 λ2 एंड λ3 होगा उसका सम जो है वो आइगन वैल्यूज, वो ट्रेस ऑफ अ मैट्रिक्स से इक्वल होगा। एंड यहाँ पर आप मैट्रिक्स देख रहे हैं, मुझे 7 चाहिए, यानी कि λ1 + λ2 एंड +λ3 इज इक्वल टू मुझे क्या चाहिए? 7। और ऑप्शन जो ये दिए हैं इन्हीं में से कोई एक सेट जो है आइगन वैल्यूज का, इसको वेरीफाई करेगा, यानी इस मैट्रिक्स की आइगन वैल्यूज हैं। तो अब एक एक करके अगर ऑप्शन चेक करें आप, ऑप्शन बी को देखिए। ऑप्शन बी में 2 3 3 है। अगर मैं 2 + 3 + 3 करूं तो 6 + 3 + 3 6, 6 + 2 8, जबकि मुझे क्या चाहिए? 7। इट मींस कि ये मेरा आंसर हो ही नहीं सकता। ऑप्शन बी आपका रॉन्ग हो गया। ऑप्शन सी को मैं कहूं तो 5 + 6 11 11, 5 + 6 + 1 11 इज +1 12। मुझे चाहिए 7 लेकिन यहाँ पर आ रहा है 12। इट मीन्स कि ऑप्शन सी भी करेक्ट आंसर नहीं है, ऑप्शन बी भी नहीं, और इस तरीके से आप ऑप्शन डी को भी चेक कर सकते हैं। लेकिन अगर आप ऑप्शन ए की तरफ जाएंगे, यहाँ पर बाय द वे मैंने 1 4 2 था, 2 4 1 लिख दिया है, आप कुछ और भी लिख सकते हैं। ठीक है, आप यहाँ पर इसे मैं
चेंज कर दे रहा हूँ ताकि ये कंफ्यूजन नहीं आए। मैं इसको 3 कर दे रहा हूँ, सपोज इसको मैं 2 कर दे, 3 1 एंड 2 कर दे रहा हूँ। 3 + 1 4, 4 + 1 2, नहीं मिस्टेक हो जाएगा, 3 2 2 कर दे रहा हूँ। चलिए 3 2 2, सेम भी तो आ सकती है दो आइगन वैल्यूज ना। अब आप ऑप्शन ए को चेक करिए, 3 + 2 + 2 = 7, और आइगन वैल्यूज का सम मुझे क्या चाहिए, 7, और यहाँ पर जो ऑप्शन ए में जो सेट ऑफ आइगन वैल्यूज है उनका सम भी 7 आ रहा है। इट मींस विदाउट डूइंग एनी कैलकुलेशन आई हैव माय आंसर दैट द आइगन वैल्यूज आर 3 2 2। ओके, तो ये दोस्तों इस थ्योरम का, इस स्टेटमेंट का आप यूज कर सकते हैं इस तरीके से, इसलिए ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है, कि जो ट्रेस होता है किसी भी मैट्रिक्स का, वो उस मैट्रिक्स की आइगन वैल्यूज के सम के इक्वल होता है। और ट्रेस होता क्या है एक्चुअली में, सम ऑफ डायगोनल एलिमेंट किसी भी मैट्रिक्स का हो। चलिए इसी सीरीज में आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट स्टेटमेंट देखते हैं थ्योरम का, और उसे समझने की कोशिश करते हैं। नेक्स्ट स्टेटमेंट है दोस्तों, द प्रोडक्ट ऑफ द आइगन वैल्यूज ऑफ ए स्क्वायर मैट्रिक्स इज इक्वल्स टू द डिटर्मिनेंट ऑफ द मैट्रिक्स। कह रहे हैं कि जो प्रोडक्ट होगा आइगन वैल्यूज का वो डिटर्मिनेंट के इक्वल होगा। अभी हमने ऊपर सीखा था कि जो ट्रेस होता है वो ट्रेस जो है λ1 + λ2 + λ3 के इक्वल होता है। अब यहाँ हमें ये सिखाया जा रहा है कि जो λ1 λ2 एंड λ3, ये जो आप डिटर्मिनेंट फाइंड आउट करेंगे, ठीक है, ये जो आप डिटर्मिनेंट फाइंड आउट करेंगे ये इन आइगन वैल्यूज के प्रोडक्ट के बराबर होगा। अब अगर 2 × 2 की मैट्रिसेस है तो उसका डिटरमिनेंट λ1 λ2 होगा, तो डिटरमिनेंट ए के इक्वल हो जाएगा। ठीक है, 4 × 4 का होगा तो λ1 λ2 λ3 एंड λ4 इज इक्वल टू डिटरमिनेंट ऑफ ए हो जाएगा। यानी जैसी मैट्रिक्स हो जितनी भी आइगन वैल्यूज हैं उन्हें आप अगर प्रोडक्ट कर देंगे तो आपका क्या मिल जाएगा, डिटरमिनेंट मिल जाएगा। ठीक है, अब मुझे ये बताने की जरूरत नहीं है, ऊपर मैं आपको बाई ऑप्शन समझा चुका हूँ कि जैसे ऊपर ट्रेस वाला ऑप्शन बहुत इंपॉर्टेंट था, उसकी मदद से आप बहुत जल्दी से आंसर कर सकते थे, उसी तरीके से दोस्तों ये आपका जो क्वेश्चन हो जाता है, ये प्रोडक्ट वाली बात जो मैंने भी आपको बताई, इसका भी हम ऐसे ही यूज कर सकते हैं। ठीक है, इससे आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट स्टेटमेंट की तरफ देखते हैं क्या है। नेक्स्ट स्टेटमेंट दोस्तों ये कह रहा है, अ मैट्रिक्स एंड इट्स ट्रांसपोज हैव द सेम कैरेक्टरिस्टिक रूट्स। यानी अगर मैं एक मैट्रिक्स ए ले लूं, ठीक है, और अगर इसका आप ट्रांसपोज कर दोगे, ठीक, तो इसमें आइगन वैल्यूज में कोई चेंज नहीं आएगा। अगर यहाँ पर λ1 λ2 एंड λ3 है तो यहाँ पर भी λ1 λ2 एंड λ3 होंगी। या फिर आप ऐसे कह दें, सपोज फॉर एन एग्जांपल, मैंने कहा ए की अगर आइगन वैल्यूज 2 1 3 आया है तो ए ट्रांसपोज की भी आइगन वैल्यूज 2 1 3 ही आएगा। ठीक है, इसमें कोई चेंजेस नहीं होंगे। ठीक है, छोटी सी स्टेटमेंट था, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट स्टेटमेंट की तरफ। नेक्स्ट स्टेटमेंट दोस्तों आप देख सकते हैं स्क्रीन पर लिखा हुआ है, इफ द आइगन वैल्यूज ऑफ अ मैट्रिक्स ए आर ए बी सी। ठीक है, कोई मैट्रिक्स है यहाँ पर ए, उसकी आइगन वैल्यूज बोली जा रही है कि ए बी और सी हैं। ठीक है, अगर इस मैट्रिक्स में किसी स्केलर का मल्टीप्लाई करते हैं और अगर मैं ये बात करूं कि के ए ये मैट्रिक्स हो गई, तो अब इसका दोस्तों क्या होगा, अब इसका आइगन वैल्यूज क्या होगा, तो सिंपली आप के का मल्टीप्लाई कर दीजिए, आपकी आइगन वैल्यूज फाइंड आउट हो गई। ये मैंने क्यों किया, जैसे मान लो एक मैट्रिक्स दी होगी आपको ए और ए बी सी, और आपको वो कह देंगे कि 3 ऑफ ए, मैट्रिक्स 3 ऑफ ए के आइगन वैल्यूज क्या होंगी, तो आपको सिंपली क्या कर देना, 3 ए 3 बी 3 सी, हो गया आंसर। एज सिंपल एज दैट यू आर सीइंग इन योर स्क्रीन। ओके, तो सिंपली आप कर सकते हैं। इसके अलावा अगर मैट्रिक्स ए स्क्वायर की बात करें तो क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर बी स्क्वायर एंड सी स्क्वायर। ठीक है, ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर, यानी कि जो भी ऑपरेशन किसी चीज से अगर आप मल्टीप्लाई कर देंगे मैट्रिक्स में, या मैट्रिक्स की कोई भी पावर, जैसे मैंने यहाँ ए स्क्वायर किया, आप ए क्यूब भी कर दीजिए। अगर ए क्यूब कर देंगे तो मैट्रिक्स अगर हम क्यूब निकाल दें, उसकी अगर हम आइगन वैल्यूज पूछे तो ए क्यूब बी क्यूब सी क्यूब, इस तरीके से आप इसे आंसर कर सकते हैं। यानी कि आप समझ गए, अगर कुछ भी मल्टीप्लाई कर रहे हो कोई स्केलर का, तो उस स्केलर का हमें मल्टीप्लाई कर देना आइगन वैल्यूज में। अगर उस मैट्रिक्स की हम डिग्री इंक्रीज कर रहे हैं, यानी कि ए है ए स्क्वायर ए क्यूब ए की पावर एन की बात करें, तो उसी तरीके से ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर, यानी जो आइगन वैल्यूज है उसी तरीके से उस पर भी पावर्स आ जाएंगी। ठीक है दोस्तों, तो ये आइगन वैल्यूज और आइगन कैरेक्टरिस्टिक रूट्स से रिलेटेड कुछ बहुत ही अच्छी थ्योरम्स और उनके स्टेटमेंट्स मैंने आपको समझाए। अब आगे बात करते हैं कुछ एडजॉइंट ऑफ ए के बारे में।
कुछ ऐसे स्टेटमेंट या कह सकते हैं डायरेक्ट फॉर्मूले हैं जो एडजॉइंट ऑफ ए के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। इफ ए इज एन क्रॉस एन मैट्रिक्स देन मॉड ऑफ एडजॉइंट ऑफ ए, यानी कि आप अगर एडजॉइंट ऑफ ए का डिटरमिनेंट फाइंड आउट करते हैं स्टूडेंट्स, तो क्या होगा, वो मॉड ऑफ ए यानी डिटरमिनेंट ऑफ ए टू द पावर एन माइनस वन हो जाएगा। अब आप कहेंगे सर ये समझ में नहीं आया, इसका कैसे यूज करना है, मैं बताता हूँ। अब सपोज आपका एक ये मैट्रिक्स है, ठीक है, 2 3 1 -1, ठीक, 2 क्रॉस 2 की एक मैट्रिक्स है। आप इसका अगर एडजॉइंट ऑफ ए लो और उसका डिटरमिनेंट लो, तो वो क्या होगा। अब अब इसका पहले आप एडजॉइंट लीजिए, अभी आप कहेंगे सर 2 क्रॉस 2 का ले लीजिए, क्या दिक्कत है। 3 क्रॉस 3 की होगी तो बहुत टाइम लगेगा, उस टाइम को सेव करने के लिए मैं बता रहा हूँ, ये करेंगे हम लोग, ठीक है, ये हमसे फाइंड आउट करने को कहा जाएगा। तो हमें क्या करना है, मॉड ए निकालना है, डिटरमिनेंट ऑफ ए निकालना, जो कि क्या होगा, 2 × -1 -3 × 1, सो -2 -3 यानी कि -5, और डिटरमिनेंट की बात है तो कितना हो जाएगा, +5 हो जाएगा, क्योंकि माइनस रहता नहीं। तो ये हो जाएगा डिटरमिनेंट ए, यानी कि 5 की पावर n-1। n मतलब है यहाँ पे दोस्तों ऑर्डर से, यहाँ पर n×n ऑर्डर, यानी कि यहाँ कितना ऑर्डर है, 2 × 2। तो हम क्या करेंगे, 5 की पावर 2 -1 n-1, तो कितना हो जाएगा 5, यानी मॉड ऑफ एडजॉइंट ऑफ ए की वैल्यू क्या आ गई, 5। इस तरीके से हम इसका यूज कर सकते हैं। एक एग्जाम्पल मैंने आपको यहाँ प्रोवाइड किया, ए, ठीक है, जो कि 2 × 2 का था। ये n हमारा ये है जो ऑर्डर है, उसी ऑर्डर की बात होती है, उसमें से -1 करते हैं। तो मॉड ऑफ एडजॉइंट ऑफ ए निकालने के लिए आपको ऐसा नहीं करना कि सारे कोफैक्टर्स की मैट्रिक्स निकालें, एडजॉइंट ऑफ ए निकालें, फिर उसका डिटरमिनेंट आप निकालने के लिए कोशिश कर रहे हैं, जी नहीं। ये डायरेक्ट फॉर्मूला है मॉड ए यानी डिटरमिनेंट ऑफ ए की पावर n-1 का। तो जो मैट्रिक्स दिया आप उसका डिटरमिनेंट निकालिए, और उसका जो भी ऑर्डर है उसमें से -1 करके उसकी पावर कर दीजिए। सपोज यहाँ पर 3 × 3 की मैट्रिक्स अगर होती है और 5 ही आ रहा होता, तो 3 - 1 करता मैं अगर, तो आता 5 की पावर 2 दैट इज 25। तो एडजॉइंट ऑफ ए की वैल्यू क्या आती, 25। तो ये प्रोसेस होता है। क्वेश्चंस आपके पास बहुत सारे होंगे, बहुत सारी बुक्स होंगी, जिस जिस भी किसी बुक से आप प्रिपरेशन कर रहे हैं, जो मैं पढ़ा रहा हूँ इसे अप्लाई करने की कोशिश करिए। अगर आप इसे अप्लाई करके अपने माइंड में फिक्स कर लेते हैं इन चीजों को, तो आपके लिए मैट्रिक्स सेक्शन जो है वो एकदम खेल हो जाएगा, क्योंकि मैट्रिसेस में फंडामेंटल तो हमें सारे ही पढ़ने पड़ते हैं, लेकिन जो क्वेश्चंस आते हैं एंट्रेंस एग्जाम में वो आइगन वैल्यूज, आइगन कैरेक्टरिस्टिक रूट्स, प्रोडक्ट और सम ऑफ आइगन वैल्यूज, ट्रेस ऑफ द आइगन वैल्यूज, यहीं से आते हैं। अगर आपके पास ये सारे फंडामेंटल्स आपके स्ट्रांग हैं, देन यू कैन इजीली डन विद दैट क्वेश्चंस, ओके। नेक्स्ट दोस्तों आते हैं और दूसरा स्टेटमेंट देखते हैं, जॉइंट ऑफ ए पर ही एक और फॉर्मूला। इफ लेट ए एंड बी, ये दो n×n की मैट्रिसेस हैं, और उनका एडजॉइंट ऑफ ए बी फाइंड आउट करने को अगर कहा जाता है दोस्तों, तो एडजॉइंट ऑफ बी डॉट एडजॉइंट ऑफ ए के इक्वल होगा। ये आपसे फाइंड आउट करने के लिए, मैं फिर से कह रहा हूँ, ऐसा क्वेश्चन वेरीफाई करने के लिए नहीं आएगा। ऐसा आएगा विच वन या विच स्टेटमेंट इज ट्रू, स्टेटमेंट 1, स्टेटमेंट 2, स्टेटमेंट नाइदर वन बोथ, इस तरीके के ऑप्शंस आएंगे, और वहां पर यही फॉर्मूले लिखे होंगे, आपको पता करने होंगे कौन सा सही है कौन सा गलत है, ठीक है। तो एक फॉर्मूला दोस्तों ये हो गया आपका। अब नेक्स्ट फॉर्मूले को देखते हैं। नेक्स्ट फॉर्मूला है, लेट ए इज n×n स्क्वायर मैट्रिक्स, देन डिटर्मिनेंट ऑफ एडजॉइंट ए इज इक्वल्स टू मॉड यानी डिटर्मिनेंट ऑफ ए n-1 का स्क्वायर। ऊपर वाली मैट्रिसेस वाला क्वेश्चन है, बस यहाँ पर एडजॉइंट ऑफ ए का एक बार और एडजॉइंट किया जा रहा है, और फिर उसका डिटरमिनेंट करने की बात करें तो फॉर्मूला चेंज होकर के, जो कि ऊपर था a की पावर n-1, ये चेंज हो गया है a की पावर n-1 का होल स्क्वायर। यानी वैसे ही सॉल्व करेंगे। सोचिए एक अगर 3 × 3 की मैट्रिक्स है, और उसका डिटरमिनेंट आप निकालेंगे और उसमें 3 - 1 का होल स्क्वायर कर देंगे, तो मॉड ऑफ ए, 3 - 1 करेंगे 2, 2 का स्क्वायर करेंगे दोस्तों, कितना आएगा 4। यानी मॉड ए की वैल्यू निकालिए और उसकी पावर 4 करिए। सपोज मॉड ए आपका 3 आ रहा है, तो 3 की पावर 4 करेंगे तो उसको 81 आ जाएगा। विदाउट सॉल्विंग द एडजॉइंट और कोफैक्टर मेथड, यू हैव यू विल गेट योर आंसर विद इन सेकेंड्स, ओके। सो एक ये एडजॉइंट ऑफ ए पर हमारी बात होगी, ठीक है। इन दोनों ही फॉर्मुलेस को याद रखिएगा, ये तो बहुत बार आप देखेंगे एग्जाम्स में आया हुआ है, डायरेक्ट फॉर्मूले ही पूछ लेते हैं ये एंट्रेंस एग्जाम में। तो अगर आप प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर देखेंगे तो वहाँ आपको टीजीटी, पीजीटी, गेट, इन सब में बहुत बार आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। आईआईटी जेम, आईआईटी जेई, इन सारे एग्जाम्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट पॉइंट दोस्तों, इफ ए इज एन n×n मैट्रिक्स यानी स्क्वायर मैट्रिक्स है, तो एडजॉइंट और एडजॉइंट ऑफ ए की वैल्यू मॉड यानी डिटरमिनेंट ऑफ n-2 ए है।
इन दोनों में फर्क है स्टेटमेंट में। यहाँ पर मॉड के अंदर एडजॉइंट और एडजॉइंट ऑफ ए हो रहा था, यहाँ पर विदाउट मॉड एडजॉइंट ऑफ एडजॉइंट ए है, डिटर्मिनेंट नहीं है, इसलिए ऊपर n-1 का होल स्क्वायर था, यहाँ डिटर्मिनेंट ऑफ ए n-2 इंटू ए क्या है, ये मैट्रिक्स है, ये इसका डिटर्मिनेंट है, उसकी पावर हमें n-2 करनी है। ठीक है, ऊपर मैं इन चीजों को समझा चुका हूँ, तो अब आप समझ गए होंगे कि n-2 करने से डिटर्मिनेंट में क्या फर्क पड़ेगा, और फिर उसका हम मल्टीप्लाई कर देंगे। अब वैसे जो भी स्केलर यहाँ पर ए का आप n-2 करोगे तो एक स्केलर मिल जाएगा, उसका आपको क्या करना है, उस मैट्रिक्स में मल्टीप्लाई कर देना है, तो आपका एडजॉइंट ऑफ ए मिल जाएगा। नेक्स्ट दोस्तों है कि अगर ए कोई स्क्वायर मैट्रिक्स है तो एडजॉइंट ऑफ के ए क्या होगा, यानी के कोई स्केलर है, तो अगर हम के की बात कर लें तो क्या होगा, के को हम बाहर निकाल लेंगे, के टू द पावर n-1 एंड एडजॉइंट ऑफ ए कर देंगे। ठीक है, ये भी एक बहुत यूजफुल फॉर्मूला है, इसे भी आपको ऐसे ही याद रखना है। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट और लास्ट स्टेटमेंट दोस्तों ये है, एडजॉइंट ऑफ ए डायगोनल मैट्रिक्स इज अ डायगोनल मैट्रिक्स। डायगोनल मैट्रिक्स आप जानते हैं, एक ऐसी मैट्रिक्स जिसमें सिर्फ और सिर्फ डायगोनल एलिमेंट्स होते हैं, बाकी सारे एलिमेंट्स कैसे होते हैं, जीरो होते हैं। तो एक ऐसी मैट्रिक्स यानी डायगोनल मैट्रिक्स की बात हो रही है जिसका सिर्फ यानी डायगोनल एलिमेंट होते हैं। तो अगर आप एडजॉइंट करोगे डायगोनल एलिमेंट का, डायगोनल मैट्रिक्स का, तो आपको जो भी मैट्रिक्स मिलेगी वो भी कुछ डायगोनल मैट्रिक्स ही मिलेगी, बाकी सारी उसकी एंट्रीज कैसी होंगी, जीरो होंगी, इस तरीके का। ठीक है, तो डायगोनल मैट्रिक्स का एडजॉइंट भी डायगोनल मैट्रिक्स होगा। दोस्तों ये कुछ यूजफुल स्टेटमेंट्स, थ्योरम और उनका एप्लीकेशन मैंने सिखाने की कोशिश की है। अगर आप इनको एज इट इज लर्न कर लो, समझ लो, और अपना घर पर आप अगर वेरिफिकेशन के इस पर क्वेश्चंस अप्लाई करके देख लो प्रीवियस ईयर के, तो आप ये देखेंगे कि आपको ये समझ में आ जाएगा, जो लोग टॉप 10, टॉप 50 या टॉप 100 में जो स्टूडेंट सेलेक्ट होते हैं किसी भी एंट्रेंस एग्जाम में, उनकी प्रिपरेशन में, और जो लोग 1 नंबर या 2 नंबर से रह जाते हैं, उनकी प्रिपरेशन में सिर्फ यही फर्क होता है कि कॉन्सेप्ट सीखा सबने होता है, लेकिन कॉन्सेप्ट सीखने के बाद क्या शॉर्ट ट्रिक्स हो सकती हैं जिससे हम अपने क्वेश्चंस को बहुत जल्दी और बहुत कम टाइम में कर लें और टेंशन भी नहीं लें। ठीक है, तो ये फर्क डालता है किसी भी एंट्रेंस एग्जाम में जो टॉप 10, टॉप 100 में आते हैं लोग, और बाकी जो लोग कुछ ऐसे थोड़ा सा मिसफॉर्चुनेट होते हैं और 1 नंबर या 2 नंबर से रह जाते हैं। तो अगर आप इन इस तरीके के अप्रोच से पढ़ेंगे, कॉन्सेप्ट पढ़िए, प्रैक्टिस करिए, और फिर कुछ स्टेटमेंट या थ्योरम्स देखिए जिससे आपका क्वेश्चन आसानी से हो सकता है। क्योंकि अगर सॉल्व करना सबको आता है, लेकिन ये सभी को पता है कि सॉल्व तो सारे लोग कर लेंगे, किसी के एंट्रेंस एग्जाम में जितने लोग भी बैठ रहे हैं वो कोई नॉर्मल स्टूडेंट नहीं है, लेकिन वो ये इस तरीके से एग्जाम सेट होता है कि आप 3 आवर्स में अगर सॉल्व करें तो पूरा एग्जाम सॉल्व नहीं कर सकते। और वो इसलिए होता है क्योंकि ये एग्जामिनर देखना चाहता है आप कितने सिंसियर हैं विद द थ्योरम्स, विद द स्टेटमेंट और उनके यूज के थ्रू। ठीक है दोस्तों, तो आज की इस सेशन में ओ माई मैथ्स में आपके लिए इतना ही। अगले सेशन में मैं आपके लिए कुछ प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस लाने वाला हूँ डिफरेंट एग्जाम्स के। ठीक है, तो उन्हें भी सॉल्व करिए, उन्हें भी देखिए, और ओ माई मैथ्स को ऐसे ही सपोर्ट करते रहिए। अगर आपको वीडियोस और कंटेंट अच्छा लग रहा है तो प्लीज लाइक करिए, शेयर करिए और कमेंट करिए। ठीक है दोस्तों, सो थैंक यू वेरी मच स्टूडेंट्स।